Thanks God you clicked. This is English ABC. I am with my English classes. In today's video, I am going to discuss the basics of English article. English article a, an and the के मतलब उसके बेसिक को हम इसमें एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हम आज के इस वीडियो में यह डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या ए एन सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ के लिए यूज़ होता है या क्या ए एन का यूज़ हम सब के लिए भी कर सकते हैं, क्या ए एन का यूज़ हम कोई के लिए कर सकते हैं, क्या ए एन का यूज़ हम प्रत्येक के लिए कर सकते हैं। साथ ही हम यह भी डिस्कस करेंगे कि व्हाई वी कॉल ए एन इंडिफिनिट एंड द डिफिनिट। द को हम लोग डिफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं और ए एन को हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं। तो ये सब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी जो ए एन को हम लोग बहुत ही कैजुअली लेते हैं, उसको देखने का पॉइंट ऑफ व्यू हमारा कैसा होना चाहिए, क्या इसको भी हमें सीरियसली देखना चाहिए, इसका भी कम्प्रिहेंसिव स्टडी करना चाहिए। हम इस पॉइंट पर अपने स्टूडेंट्स को आज सेंसिटाइज करने की कोशिश करने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए आज के इस वीडियो को, जो ए एन और दो पर जो है वो सेंटर्ड है। हालांकि स्टार्ट तो हम लोग करेंगे एकदम स्टार्ट से, मतलब एकदम बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस के साथ, सिंपल एग्जांपल्स के साथ हम स्टार्ट करेंगे, इसके सिंपल फीचर के साथ। लेकिन जो इसका डेप्थ है ना आर्टिकल चैप्टर का या ए एन दो की जो रियल ब्यूटी है उसको भी टच करने की कोशिश करेंगे। यानी हम लोग मतलब वी वुड लाइक टू टेक डीप इनटू द डेप्थ ऑफ द आर्टिकल चैप्टर। आर्टिकल चैप्टर के मतलब डेप्थ में भी हम जाने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को एक क्विज से, और इस क्विज़ में हम आपके लिए 2-4 क्वेश्चंस लाए हुए हैं। आप देख लीजिए कि आप इसमें क्या फिल करते हैं, क्या इसका आंसर होना चाहिए, क्या आपका डिसीजन होना चाहिए कि इस जगह आप क्या डिसीजन लेंगे, क्या करेंगे, वो तो होना ही चाहिए। लेकिन इसका आंसर मैं एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा, मतलब अंत में बताऊंगा। हालांकि आप चाहें तो स्किप करके लास्ट में पहुंचकर उसका आंसर देख सकते हैं, लेकिन मेरा पर्पस ये है कि आज जो कुछ भी डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, तो हम यह फील कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ए एन जो कि डिज़र्व करता है हमारे सीरियसनेस को, हमारे प्रॉपर अटेंशन को और हमारे कम्प्रीहेंसिव स्टडी को। इस चीज़ के लिए मैं स्टूडेंट को फोकस करना चाहता हूं। तो पहले चलिए क्विज़ पर नज़र डालते। ये क्विज़ के सारे जो एक्सप्रेशन हैं आपके सामने हैं, इसको देखना है और आपको कुछ डिसीजन लेना है। यानी इसमें जो ऑब्लिक वाला जो पोर्शन है, मैं आपको इसको अंडरलाइन कर दूं आपके लिए कि सहूलियत हो। फिर यहाँ, यहाँ और ये, इस जगह पर आपको डिसीजन लेना है। पहला सेंटेंस है ए रेड एंड ब्लैक पेंसिल ऑब्लिक पेंसिल्स इज ऑब्लिक आर लाइंग हियर। यानी आपको ये बताना है कि ए रेड एंड ब्लैक पेंसिल होगा या पेंसिल्स होगा, और जो कुछ भी आप डिसीजन लेते हैं उसके आधार पर फिर इसका वर्ब क्या आप डिसाइड करेंगे, सिंगुलर या प्लूरल। यही सेम एक्सप्रेशन, इसमें फ़र्क ये है, सेम एक्सप्रेशन है जो ये है। फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ हमने ब्लैक के पहले ए का यूज़ नहीं किया है, लेकिन यहाँ हमने ए का यूज़ किया है। ए रेड एंड ए ब्लैक पेंसिल, दोनों पेंसिल मतलब ब्लैक से भी पहले और रेड से भी पहले हमने आर्टिकल ए का यूज़ किया है, और यहाँ सिर्फ एक ए का यूज़ किया है। और उसके बाद फिर मतलब इसी तरह, जिस तरह इस सेंटेंस में, बस एग्जैक्टली उसी तरह। फिर हम दूसरे पेयर को लेते हैं, द हेडमास्टर एंड टीचर, और यहाँ आपके सामने ऑब्लिक इज़ आर। आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, इज़ का या आर का, प्लूरल वर्ब का, ये आपको डिसाइड करना है। द हेडमास्टर एंड द टीचर इज़ या आर। यहाँ वही जैसी सिमिलरिटी और जैसा डिफरेंस यहाँ था वही यहाँ भी वैसा ही है। यहाँ दो नहीं तो फिर यहाँ दो टीचर के साथ भी, यहाँ जिस तरह ए पेंसिल के साथ नहीं था उसी तरह पहला टीचर दो के बिना, और बाद वाला जिस तरह यहाँ हमने ए पेंसिल लिया है उसी तरह दो टीचर भी हमने किया है। अब हम तीसरे पेयर के पास आते हैं, जहां हमने लिख रखा है आई एम टॉकिंग अबाउट 20th एंड 21st सेंचुरी या सेंचुरीज। आपको डिसीजन ये लेना है सेंचुरी या सेंचुरीज में से कौन सा करेक्ट एक्सप्रेशन है हमारा। फिर आई एम टॉकिंग अबाउट द 20th, यहाँ भी दो 20th एंड दो
दोनों जगह द, अबाउट द 20th एंड द 21st सेंचुरी या सेंचुरीज, यहाँ आपको ये डिसाइड करना है। यानी एक और करेक्शन, यहाँ एक ही दो, आई एम टॉकिंग अबाउट द 20th एंड 21st सेंचुरी या सेंचुरीज, और यहाँ आई एम टॉकिंग अबाउट द 20th एंड द 21st सेंचुरी या सेंचुरीज, ये आपको डिसाइड करना है। यानी दोनों में से करेक्ट एक्सप्रेस सेंचुरी लिखें या सेंचुरी लिखें, ये आपको डिसाइड करना है। तो इस तरह मुझे लगता है कि आपने उस क्वेश्चन को समझ लिया है और उसका क्या आंसर होना चाहिए, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये भी आपको पता होगा। एंड ऑफ द वीडियो तो हमने फिर से इसको एक्सप्लेन किया है, लेकिन अभी हम लौट रहे हैं उस पर कि क्या AN सिर्फ और सिर्फ एक को डिनोट करता है, या AN से हम किस किस चीज़ को रिफ़र कर सकते हैं, क्या AN से हम सब को रिफ़र कर सकते हैं, क्या AN से हम कोई को रिफ़र कर सकते हैं, क्या AN से हम एवरी को, प्रत्येक को रिफ़र कर सकते हैं। इस पर अब हम आएंगे, क्विज़ को बाद में डील करेंगे। हम देख रहे हैं कि क्या AN का यूज़ हम सिर्फ एक के लिए कर सकते हैं, या AN का यूज़ सब के लिए भी किया जा सकता है, या AN का यूज़ एवरी के लिए भी किया जा सकता है, प्रत्येक के लिए भी किया जा सकता है, या AN का यूज़ कोई के लिए भी किया जा सकता है। इस चीज़ को अब हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आप क्विज़ को अभी कुछ देर के लिए भूल जाएं। इन चारों सेंटेंसेस पर हम मिनट 2 मिनट में नज़र डाल लेंगे और ये क्लियर हो जाएगा कि एक के साथ साथ और किन किन चीज़ों के लिए आता है। पहला सेंटेंस है आई हैव ए कॉ। डेफिनेटली इसका मतलब क्या है, वन कॉ, एक गाय। तो ये यहाँ क्या बता रहा है, एक का सेंस दे रहा है। जो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वो है ए कॉ गिव्स मिल्क। इस ए का मीनिंग क्या है, इस ए का मीनिंग है कि गाय का जो एक मतलब मूलभूत गुण आप कह लें, जो जनरल असम्पशन है गाय के बारे में, जो एक फैक्ट है कि गाय दूध देती है, उसके लिए अगर हमने इस ए का यूज़ किया है तो ये दुनिया की सभी गाय के लिए सच है। तो यहाँ यह ए सिर्फ एक गाय के बारे में नहीं बताता है, दुनिया की सभी गायों के बारे में बताता है। ऑल कॉज इसका सेंस देता है। इसीलिए यहाँ ए अगर वन का सेंस दे रहा आई हैव ए कॉ में, तो यहाँ ए ऑल के लिए आया हुआ है, यानी दुनिया की सभी गाय के लिए। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है यहाँ। देर, अगर हिंदी में हम बात करते हैं कोई राजा था, तो अगर इंग्लिश का एक्सप्रेशन उसके लिए चाहिए और हमने लिख दिया, हम अपने हिंदी नॉलेज के आधार पर देयर वाज एनी किंग, तो ये एक्सप्रेशन हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसीलिए यह हमारा एक्सप्रेशन जो है देयर वाज ए किंग, ये करेक्ट है। और ये किसको रिफ़र कर रहा है, एनी को। एनी किंग गलत है, यह कोई भी नहीं लिख सकता, ये गलत एक्सप्रेशन है इंग्लिश लैंग्वेज में। यानी ये ए किसको डिनोट कर रहा है, एनी को। नेक्स्ट सेंटेंस जहां हम देख रहे हैं जो लिखा हुआ ही अर्न्स Rs 50,000 ए मंथ, इसका मीनिंग क्या हो गया कि वह प्रत्येक महीना 50,000 रुपया कमाता है। तो यह ए किसका सेंस दे रहा है, एवरी का। यानी ए सिर्फ और सिर्फ वन का ही सेंस नहीं देता है, ऑल का भी देता है, एनी का भी देता है और एवरी का भी देता है। आई हैव ए कॉ मीन्स वन कॉ, ए कॉ गिव्स मिल्क मीन्स ऑल कॉज गिव मिल्क, देयर वाज ए किंग मीन्स एनी किंग। उसके बारे में और कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो एनी का सेंस दे रहा है। ही अर्न्स Rs 50,000 ए मंथ मीन्स उसको प्रत्येक महीने 50,000 रुपये मिल रहे हैं या वह अर्न कर रहा है। अब हम देखेंगे कि क्या दो, जिसे कि अंग्रेजी ग्रामर डिफिनिट आर्टिकल मानता है और AN जिसे कि इनडिफिनिट मानता है, तो क्या दो हमेशा डिफिनिट होने का सेंस देता है और AN इनडिफिनिट होने का ही सेंस देता है, या AN भी कभी डिफिनिट होता है, डिफिनिट होने का सेंस देता है, और दो कभी इनडिफिनिट होने का सेंस देता है। तो अगर ऐसा होता है कि AN भी कभी कभी डिफिनिट होने का सेंस देता है और दो कभी कभी इनडिफिनिट होने का भी सेंस देता है,
तो फिर क्यों अल्टीमेटली द को डिफिनिट आर्टिकल माना जाता है? तो पहले हम लोग ऐसे सेंटेंसेस पर नज़र डालें जो जहाँ की हम ए एन को इनडिफिनिट होने के साथ साथ डिफिनिट होते हुए देखते हैं और द को डिफिनिट होने के साथ साथ हम इनडिफिनिट होते हुए भी देखते हैं। पहला सेंटेंस देयर वाज ए किंग, और दूसरा सेंटेंस द किंग वाज वेरी काइंड। और अगर हम इस ए को देखते हैं और यहाँ इस द को देखते हैं तो निश्चित रूप से ये देयर वाज ए किंग, उस किंग के बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो निश्चित रूप से यह इनडिफिनिट है। और अब फिर अगर हम दोबारा उस किंग का जिक्र कर रहे हैं जिसे द का एनाफोरिक यूज़ कहते हैं, तो ये द इस किंग को डिफिनिट करता है कि वही किंग के बारे में बात की जा रही है, तो फिर यह द यहाँ डिफिनिट होने का सेंस देता है। लेकिन अगर हम इस सेंस पर, यहाँ तक तो सब चीज़ ठीक है, ए इनडिफिनिट का सेंस, देयर वाज ए किंग, किंग के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इनडिफिनिट का सेंस, और यहाँ द डिफिनिट का सेंस द किंग वाज यानी दैट किंग वाज, तो ये डिफिनिट उसको करता है। लेकिन अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस पर नज़र डालें, ए कॉ गिव्स मिल्क, द कॉ गिव्स मिल्क, तो ये दोनों सेंटेंस एकदम इक्विवेलेंट, मतलब मीनिंग सेम, सेंस सेम। दुनिया की सारी गाय, दुनिया की सारी गाय, सेंस यही, प्लूरल कॉज का यहाँ यूज़ नहीं है। आप अगर चाहें तो इसके बराबर में लिख सकते हैं काउज गिव मिल्क, यह भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ क्या है, किसी डिफिनिट कॉ के बारे में नहीं कहा जा रहा है। ये कॉ मतलब दुनिया की सभी गाय के बारे में, दुनिया की सभी गायों के बारे में, यहाँ भी दुनिया की सभी गायों के बारे में। तो अब आप बताएं कि यह दो इनडिफिनिट होने का सेंस देता है या नहीं देता है? बिल्कुल देता है। और यहाँ ये दो हमारा इनडिफिनिट हो गया, यहाँ तो डिफिनिट था लेकिन यहाँ दो इनडिफिनिट हो गया। अब देखते हैं ये सेंटेंस जहाँ ये हमारा ए जो है ये डिफिनिट होने का सेंस दे रहा है। दिस इज़ ए कॉ, अगर किसी स्पीकर के सामने वक्ता के सामने गाय है और सामने वाले से ही वो बात करता होगा, उसको दिखा रहा होगा दिस इज़ ए कॉ, तो इस कॉ के, जिस कॉ के बारे में कहा जा रहा है दिस इज़ ए कॉ, तो उसके डिफिनिट होने में फिर क्या कन्फ्यूज़न रह जाता है? निश्चित रूप से यह डिफिनिट है। तो ए जो जिसे कि हम ए एन को इनडिफिनिट कहते हैं और दो जिसे कि हम डिफिनिट कहते हैं, वह क्या हमेशा वैसा ही सेंस देता है? तो हमने देखा कि ऐसा सेंस नहीं भी देता है। जैसे अगर यहाँ ए डिफिनिट होने का सेंस दे देता है और द इनडिफिनिट होने का सेंस दे देता है, तो अल्टीमेटली हम लोग क्यों द को ग्रामर में डिक्लेयर करते हैं डिफिनिट आर्टिकल और ए एन को इनडिफिनिट आर्टिकल? द को डिफिनिट कहने का जो भी कारण है, अगर हम इसको खोजने की कोशिश करते हैं इंग्लिश ग्रामर में, तो फिर सिर्फ ये एग्जाम्पल हमारे सामने आता है और वो इसको स्ट्रॉन्ग करता है कि द को ही डिफिनिट कहा जाए। जैसे कि अगर इन दोनों सेंटेंसेस पर आप नज़र डालें तो देयर वाज ए किंग इनडिफिनिट, कोई राजा था, कोई डिफिनिट राजा का जिक्र नहीं हो रहा है, लेकिन फिर दोबारा जब उस राजा को मेंशन किया जाता है यहाँ द किंग वाज वेरी काइंड, तो फिर ये दो आकर इसको क्या कर देता है? डिफिनिट बना देता है किंग को। ए के पास ये किंग इनडिफिनिट था और दो के पास क्या हो गया? ये किंग डिफिनिट। ए के पास इनडिफिनिट और दो के पास डिफिनिट हो जाता है किंग। तो ए जहाँ इनडिफिनिट होने का सेंस दे रहा था वहीं दो डिफिनिट करता है उसको। तो ये एग्जाम्पल तो मिलता है जब ए के इनडिफिनिट होने के सेंस को दो डिफिनिट कर देता है, ऐसा एग्जाम्पल है। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने नहीं आते हैं कि दो इनडिफिनिट का सेंस दे और ए आकर उसे डिफिनिट कर दे। इसीलिए दो को अल्टीमेटली हम लोग डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं और ए एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। फिर से एक बार क्विज पर आने से पहले हम लोग रिकैप कर लें कि हम लोगों ने क्या क्या देखा आज की इस वीडियो में अब तक। क्या ए एन का यूज़ सिर्फ और सिर्फ एक के लिए हो सकता है, या ए एन का यूज़ सब के लिए भी हो सकता है, ए एन का यूज़ प्रत्येक के लिए भी हो सकता है, ए एन का यूज़ कोई के लिए भी हो सकता है, यह देख चुके हैं हम लोग। साथ ही हम यह देख चुके हैं
कि ए एन हमेशा इनडिफिनिट ही रहता है और दो क्या हमेशा डिफिनिट रहता है, या ए एन भी कभी डिफिनिट हो जाता है और दो भी इनडिफिनिट हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो फिर क्यों दो को ग्रामर डिक्लेयर करता है अल्टीमेटली डिफिनिट आर्टिकल और ए एन को इनडिफिनिट आर्टिकल। तो इन सारे सवालों के जवाब तो हमने जान लिए हैं। अब हम एक बार फिर से अपने क्विज पर लौटते हैं। ये ही 3 पेयर्स हैं हमारे क्विज के, और यहाँ आपको बताना था कि पेंसिल होगा या पेंसिल्स होगा, इज़ होगा या आर होगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो है पेंसिल, और जो करेक्ट वर्ब है वो है इज़। नेक्स्ट सेंटेंस जो है हमारा वो है ए रेड एंड ए ब्लैक पेंसिल। फ़र्क क्या है, ए ब्लैक आ गया तो यहाँ मतलब ये हो गया कि पहले इस पर नज़र डाल लें, इसका मतलब समझ लें कि एक ही पेंसिल है जो लाल भी है और काली भी है। तो फिर इसके लिए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। अब ये सेंस देता है एक लाल और एक काली, यानी 2 पेंसिल है, एक लाल है और एक काली है। अब ए का कमाल आप देख लीजिए, जो आर्टिकल अपना ए है वो कितना खूबसूरत ये एक्सप्रेशन दे रहा है कि सेम लगभग अगर ए के बिना लिखें तो एक ही पेंसिल जिसमें दोनों कलर, और अगर ब्लैक से भी पहले ए ले आए तो इसका मतलब अलग अलग पेंसिल, एक लाल और एक काली। और यहाँ भी अगर हम डिसाइड करें कि पेंसिल या पेंसिल्स तो पेंसिल, और निश्चित रूप से चूंकि ये 2 का सेंस दे रहा है इसीलिए आर लाइंग हियर, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पेयर पर आप नज़र डालें, द हेडमास्टर एंड टीचर। अगर यहाँ द हेडमास्टर एंड टीचर तो इसका मतलब सिर्फ एक ही व्यक्ति हैं, वो हेडमास्टर भी है और टीच करने के लिए भी आ रहे हैं, टीचर भी होता है। ऐसा हो सकता है, एक आदमी अलग अलग पोस्ट पर एक साथ रहते हैं। तो द हेडमास्टर एंड टीचर इसीलिए यहाँ इस, और जब सेपरेट द का यूज़ करते हैं दोनों के साथ अलग अलग, द हेडमास्टर एंड द टीचर, इसका मतलब हेडमास्टर भी है और एक टीचर भी है उनके साथ, यानी 2 व्यक्ति हैं, इसीलिए यहाँ करेक्ट आंसर आर। अब हम तीसरे पेयर पर नज़र डालते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द 20th एंड 21st सेंचुरी या सेंचुरीज़। आप अगर इससे कुछ नोट लेते हैं और उस आधार पर कुछ प्रिडिक्ट करते हैं तो फिर गलत हो जाएंगे आप, या हम गलत हो जाएंगे। अगर 20th के पहले सेंचुरी, 20th के पहले हमने 2 का यूज़ किया है जो कि करना ही था, 21st के पहले नहीं किया है, तो इसका मतलब हम जो पीरियड की बात कर रहे हैं उनमें ये दोनों शामिल है, 20th भी और 21st भी, दोनों शामिल है। और इसीलिए यहाँ सेंचुरीज़ प्लुरल, और यहाँ जो बात कर रहे हैं और जिसमें हमने यह एक्सप्रेशन दिया है कि द 20th एंड द 21st, तो फिर इसका मतलब है दोनों सेंचुरी की बात है, 20th की भी यानी 20वीं शताब्दी की भी और 21वीं शताब्दी की भी। लेकिन यहाँ सेंस क्या है कि दोनों के लिए हम सेपरेटली पीरियड का यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए अगर दोनों जगह 2 है तो फिर यहाँ सिंगुलर सेंचुरी का हम यूज़ करेंगे। तो ये एकदम ए एन 2 का एक तरह से आप समझ लें कि एकदम डेप्थ वाले, अगर उस चैप्टर में जाएंगे, काफ़ी डीप उतरेंगे, काफ़ी उसका गहन स्टडी करेंगे तो ये सब एक्सप्रेशन हमारे सामने आते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम उसका कम्प्रीहेंसिव स्टडी करें। तो मेरे समझ से आपको सही आंसर पता चल गया होगा और आप सेटिस्फाइड होंगे। दैट बस यही हमारा पर्पस था कि हम सेंसिटाइज कर सकें कि हम लोग जो कैजुअली लेते हैं ए एन और 2 आर्टिकल को, हम लोग जो कैजुअली लेते हैं, या हमारा जो जनरल कंसेप्शन रहता है कि ए एन मतलब एक, तो ए एन का मतलब सभी भी, और 2 कभी कभी जो डिफिनिट नहीं भी हो सकता है, इनडिफिनिट का भी सेंस दे सकता है। इन सारी चीज़ों पर हमने नज़र डाला और इस क्विज को भी देखा। तो हमारा पर्पस ये था कि हम अपने स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज कर सकें कि आपको ए एन और 2 जो कि आर्टिकल है इसको सीरियसली लेना है, और जिस चीज़ को ये डिज़र्व करता है, इसलिए कि इंग्लिश ग्रामर में ए एन 2
ये उसकी एक ब्यूटी है और ये इसको ऐसा ऐसा वर्सटाइल फॉर्म्स देता है कि हम वहाँ दंग रह जाते हैं और वहाँ हम सोच में पड़ जाते हैं। जैसे अभी जो कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस के थे आपके सामने क्विज में, तो वो आपको निश्चित रूप से सोचने के लिए विवश किया होगा। तो ऐसे सिचुएशन से अगर आप बचना चाहते हैं और इसकी पूरी जानकारी चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप कम्प्रीहेंसिव स्टडी कीजिए, ग्रामर, अच्छे ग्रामर को एकदम बढ़िया से स्टडी कीजिए और पूरे तह तक जाइए, पूरी बात को जानिए, इसको कैजुअली मत लीजिए। हाँ, अगर इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें और हमारे चैनल इंग्लिश ABC को सब्सक्राइब करें। चलिए अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।